नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बताता है, पूछता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न हिस्ट्री का है और हिस्ट्री में जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आपको सही कंसेप्ट मालूम है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो पारमिता जो शब्द है वो बौद्ध धर्म से या बोधिसत्व से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो होता है वो सी होता है। सी इसका राइट आंसर है। परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्या हुआ यार। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसकी अभी फिलहाल कुछ 153वां जन्मदिन बनाया गया था। उसमें गूगल ने भी जो डूडल चेंज किया था, इस तरह से अखबार में कभी कभी कोई खबर आई होगी, इसलिए इस प्रश्न को ले लिया। तो 1884 में रखमाबाई जो थी, रखमाबाई का जो विवाह हो गया था वो इनका पति का नाम दादा बीकाजी था और वो जो है बड़ी उम्र के थे। तो ये उनके साथ गई नहीं, तो इन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने केस कर दिया था इसके ऊपर। और इनकी उम्र जो थी वो 11 वर्ष थी और उस समय उनके पति की उम्र लगभग 19 वर्ष थी या ज़्यादा भी हो सकती थी। तो इन्होंने केस कर दिया था। फिर उसके बदले में केस करा, ये ब्रिटेन की पढ़ी लिखी थी, महिलाएं थी, तो इस प्रकार से केस हुआ। और उस केस में तो ये बात पूछ रहा मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो पहला, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दाम्पत्य संबंधित केस था। तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और सहमति की आयु, ये दोनों राइट हो सकते हैं कि भाई वो एक एज क्या होनी चाहिए शादी होने की। तो 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था वो भी इन्हीं के कारण आया था। तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 और 3 संभावना है, 2 और 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार से 32 नंबर का सवाल होता है। और 33 नंबर के सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो नील की खेती क्यों खत्म की गई 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में नील की खेती खत्म होने का कारण था नई खोजों का। जर्मनी में और इनमें रासायनिक कुछ खोज हो गई थी, जिसके कारण नए खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना और नील की खेती लाभकर नहीं रही, क्योंकि जिन नील की खेती का उपयोग जहाँ होता था वहाँ रासायनिक कागज बनाने में होता था या अन्य किसी कार्य में होता था। तो वो अब रासायनिक क्रियाएं होने लगी, नए इनोवेशंस आ गए वहाँ पर, और उसके कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना है। तो 33 का आंसर बी हो गया। 34 आते हैं, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की, तो हम उसको बताते हैं आपको। ये देखिए, हमने जब इसको नेट पे भी सर्च वाई एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये पता लग जाता है कि प्लान ओरिजिनली टू ट्रेन प्रोबेशनल ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए खोला गया था इन द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द सब्जेक्टेड कंट्री। ठीक है, द कॉलेज रेंडर्ड सर्विस टू tantamount टू दोस ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन प्रमोटिंग मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, बंगाली इन पर्टिकुलर। तो इसका जो आंसर हमारा बनता है वो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। भारत में प्राच्य ज्ञान कुछ नहीं है, यही सही है, डी सही है आंसर इसका, 34 का डी। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में सब हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण है। तो उल गुलान आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर डी, बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में कहा। तो ये हम बिरसा मुंडा विद्रोह को पूरे डिटेल में पढ़ना चाहिए। हमें
ताकि बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित अलग भविष्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो हमें नोट करने हैं पुराने पेपर से और उनका डिटेल स्टडी हमको करनी चाहिए। ये फिर हिस्ट्री का प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पणिनीय पुष्यमित्र शंकु से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो पणिनी जो है पुष्यमित्र शंकु से संबंधित है, गलत हो जाता है क्योंकि 6000 बीसी का है और मौर्य काल से संबंधित था। अमर सिंह जो है वो भूवैज्ञानिक थे जो हर्षवर्धन से संबंधित है, तो ये भी गलत है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो हमें अब हर्षवर्धन से संबंधित जो चीजें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। पणिनी पुष्यमित्र शंकु से जो है उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम जो फ्यूचर्स के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें हम सही। तो इसका सही आंसर केवल 3 है, तो हमारा इसका आंसर हो गया सी, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर को मैंने सर्च, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इन ह्यूमन एम्ब्रियोज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। तो देखिए, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हैज द पोटेंशियल टू ट्रीट ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन mtDNA disease at a genetic level. The recent development of metaphase second spindle transfer has confirmed in non-human primates that is closely related to method also hold broad promise. तो इस प्रकार से ये जो है वो डिजीज से संबंधित हो गया। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है विट्रोन दाता शुक्राणु के ऊपर सूत्र करने रोगों का निरोध। तो डी जो आंसर है वो इसका सही आंसर आ जाता है 37 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किसके कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि वह प्रभावी, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है पूरा डिटेल में, तो प्रभावी रूप से कर सकती है। तो आप देखिए, औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत को कम करना, भाई पावर सेवर चीजें आ रही हैं आजकल, औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत को कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट उस पर आजकल मोबाइल में देख ही रहे हैं कि हम बोलते हैं और उस पर टाइप हो जाता है, तो विद्युत खर्च का बेहतर संचरण। तो लगभग 5 चीजें इसमें ऐसी नजर आ रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश संचरण VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? VLC दृश्य प्रकाश संचरण, दृश्य प्रकाश संचरण को मैं इंग्लिश में भी देखता हूँ एक बार। 39, अरे दृश्य प्रकाश संचरण जो है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर जैसे की बात हो रही थी उससे संबंधित हो सकता है। तो VLC 375 से 780 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग दरों का उपयोग करता है, ये राइट है। दीर्घकर प्रकाशी होता है, दीर्घकर प्रकाशी नहीं होता है ये, तो ये गलत हो गया। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, ब्लूटूथ की तुलना में, बिल्कुल राइट। विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता, राइट है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर बनता है, केवल 2 गलत होता है और इसका आंसर होता है 1, 3, 4। दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में जो हुई बात, तो हमने इसको पढ़ा, क्रिप्टो करेंसी के मामले में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत हाईलाइट हो गई थी, तो हो सकता है उसी से ही इसको लिया गया हो सवाल को। ये एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जैसे कोई भी एक उपयोग नियंत्रित नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है। ब्लॉकचेन की संरचना विकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, तो ऐसा नहीं है, केवल क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड नहीं है, तो विचार करना है अभी। तो ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो ये गलत नजर आ रहा है, ये 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब जो होती है
वो इनके मानव शरीर पर औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दिस इज द राइट, मानव शरीर में यूज होती है कार्बन नैनो ट्यूब। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भागों के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक एवं संवेदकों का उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव नियमिनीकरण बायोडिग्रेडेबल होती है। चारों आंसर इसका सही है, चारों पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाता है डी, 41 का डी आंसर। नेक्स्ट 42 पे आइए। खेतों में फसल निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेतों में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना। तकनीकी सवाल क्या है, तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो ड्रोन का प्रयोग कहाँ होगा? खेतों में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, हाँ हो सकता है, बिल्कुल होता है। और सक्रिय ज्वालामुखी मुखों को बिल्कुल कर सकते हैं ड्रोन से। डीएनए के विश्लेषण को सत्यापित करती व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। जो व्हेल होती है, व्हेल मछली होती है, वो ऊपर आके जो श्वास के नमूने एकत्रित करते हैं, उनकी आबादी वगैरह के लिए ये टेक्निक यूज करती है। तो ड्रोन से हम ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होता है डी, डी 1 2 3 डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। तो वही इंग्लिश का उत्तर डी हो गया। 43 पे आइए। ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों में काम में लाएगा। ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेगा और एक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है इवोल्ड लीजा। इवोल्ड लीजा एक प्रयोग है जो 3 ऐसे अंतरिक्षयानों का काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन सा सही है। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम, प्लूरिपोटेंट स्टेम, कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेश, ये भी हाल के कुछ अखबारों में भी आपने पढ़ा हो, जो मैगजीन आ रही थी साइंस की मैगजीन में भी हमने पढ़ा था। तो 44 का राइट आंसर हो जाता है डी 1 2 3, आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजक्ट वैक्सीन का उपयोग का क्या महत्व है? तो ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैवियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव नहीं है। वैक्सीन है तो उसका गौण प्रभाव कैसे, साइड इफेक्ट कैसे नहीं होगा उसका? वैक्सीन हम पढ़ ही रहे हैं कि अभी कोविड की भी वैक्सीन आ रही है, उसके भी साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं। और शुरू में भी जब इनके होता है, जब इनका प्रयोग होता है तो इसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं, इसलिए प्रयोग में करती धीरे धीरे प्रयोग की जाती है। तो पहला और दूसरा सही नजर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, केवल 1 और 2। ऑप्शन भी आपको देखने चाहिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अभी मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रसंग में प्रयुक्त किया गया है? तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये देखिए, जब मैंने इसको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर एंड डिवाइसेस इन डिजिटल वर्ल्ड। तो ये डिजिटल से संबंधित है। तो हम आते हैं वापस हमारे प्रश्न पर। तो डिजिटल सुरक्षा से संबंधित है ये। तो यहाँ आ गया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच? तो ये आप देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूपीएससी के, ज्यादातर जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें केवल ऊपरी सतह से जानकारी काम नहीं चलेगा, हमें बेसिक और डीप जानकारी भी होना जरूरी है। पादप और प्राणी जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जो जनरल स्टडीज के जो करंट अफेयर्स में आता है, उसमें तो कई बार यदि वो खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है तो उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। पर यदि कोई ऐसी ही चीज़ें आती हैं नॉर्मल, तो आप उसको ऊपरी सतह से पढ़ सकते हैं। पर जो बेसिक कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं, चाहे वो साइंस के हो चाहे हिस्ट्री के हो, वो जब तक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि 4-5 कथन दे दिए जाते हैं,
तो आपको उनके कथनों से संबंधित हर पॉइंट को, हर कथन को क्लियर करना जरूरी होता है। यदि आपको हर कथन के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उसका सही उत्तर ढूंढना संभव नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखें, हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 47, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिक भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वह नहीं होती। तो ये तो ठीक है, कोशिकाओं में नहीं होती, प्राणी कोशिकाओं में नहीं सेलुलोज कोशिक भित्तियां। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वह होती है। दूसरा आंसर इसका रॉन्ग है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती ये कह रहा है, तो इसका मतलब झिल्ली होती है, तभी हमने इसको रॉन्ग करा। और परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती है। ये राइट होता है। तो हमारा जो इसका आंसर आता है केवल 1 और 3 आता है, 2 नंबर का हमारा सही नहीं है पॉइंट। 47 हो गया। 48 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आप बेंजीन प्रदूषण किन कारणों से होता है उसको देखते हैं। स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित पदार्थ, राइट, तंबाकू का धुआं से भी बेंजीन प्रदूषण होता है, लकड़ी का जलना और रोगन के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग और पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों के उपयोग। तो इन पांचों पॉइंटों से हम देखते हैं, यदि आप सर्च भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा, इन पांचों पॉइंटों से बेंजीन प्रदूषण होता है। सही उत्तर चुनिए है। तो सही उत्तर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 डी, 48 का डी। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर। 49, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करेगा। सही उत्तर चुनिए, यानी इसमें जो सही पॉइंट है वो देखना है हमको। कूट का प्रयोग करते हुए उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। सवाल को आप बहुत बेहतर और डीप पढ़िए अच्छी तरह। ये कह रहा है सवाल, यदि दूसरा वैश्विक संकट होता है, यदि सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो कि पहला 2008 में आया था, तो अब यदि भविष्य में आता है तो कौन सी नीतियां जो इनसे उन्मुक्ति प्रदान करेगी। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो उन्मुक्ति को यदि आप देखना चाहो तो। 49, इन अदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब उनको सशक्त बनाएगा, उनको और शक्तिशाली बनाएगा। तो हमारा जो है निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, निम्न से कौन सी कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना दे उन्मुक्ति प्रदान करती है। तो पहला, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना। ये राइट है, क्योंकि हम जो विदेशी ऋण होते हैं उन पर निर्भर ना रहे और जो कि अल्पकालीन हो तो हमें उन्हें चुकाना पड़ेगा किसी भी संकट की स्थिति में, इसलिए ये जो होता है वो राइट होता है। दूसरा है, अल्पकुच और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना गलत हो जाएगा, क्योंकि विदेशी बैंकों पर प्रारंभ होना वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए हमें उन्मुक्ति प्रदान या इम्यूनिटी नहीं देगा। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय का बनाए रखने से मतलब ये है कि जो हमारा पूंजी खाता होता है वो अभी हमारा भारत में पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि हमारा पूंजीगत खाता जो भी आंशिक परिवर्तनीय है। पूर्ण परिवर्तनीय होता है तो हम उसमें वित्तीय संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं चालू कर पाएंगे, उसको नहीं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। तो पूंजीगत खाता जो होता है, मैं केवल पूंजीगत खाते की बात करता हूं, तो पूंजीगत खाता जो होता है वो लेन देन का होता है। पूंजीगत लेन देन होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उसमें एफडीआई आता है, उसमें उधार के लेन देन आते हैं, उसमें इंटरेस्ट होते हैं, उसमें प्रॉफिट होते हैं। तो ये सब चीजें पे पूर्ण परिवर्तनीय करना तो रिस्की हो जाएगा वित्तीय संकट में। और दूसरा हमारा एक खाता होता है जो चालू खाता होता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, तो वो अलग चीज है। पूंजीगत खातों को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए रखना गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर मेरी वजह से केवल 1 होगा और आंसर 49 का ए। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए आप, मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव होगा, तो 1 लाख जब हम इसके लिए आपको M1 M2 M3 M4 जो कंसेप्ट होता है उसको एक बार फिर से पढ़ना तो आप क्लियर हो जाएगा। डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसमें शामिल होता है मांग जमा का। जैसे 1 लाख रुपए निकाल लिए तो हमारी डिमांड डिपॉजिट में
शामिल है और वो किससे निकल के चला गया, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था का जो माल है, वो जो मुद्रा है, वो समग्र पूर्ति में शामिल होती है ऑलरेडी। तो ये केवल समग्र पूर्ति अपरिवर्तित है, क्योंकि आप एक जगह से निकाल के दूसरे हाथ में रख रहे हैं, तो है तो आपके हाथ में ही। पैसा आपने 1 लाख रुपए इस हाथ से लेकर इस हाथ में दे दिया और पूछा कि किसके पास है, तो वो पूछा तो वो है तो मेरे पास ही, तो वो अपरिवर्तित रहेगी और उसी अर्थव्यवस्था में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। एफडीआई के बारे में पूछ रहा है। ये मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। तो केवल सूचीबद्ध नहीं, असूचीबद्ध कंपनी में भी इसको निवेश कर सकते हैं। यह मुख्यतः ऋण सर्जित ना करने वाला पूंजी प्रवाह है। ये भी सही है। ऋण किसी प्रकार का ऋण थोड़ा सर्जित कर रहा है एफडीआई। ये एक ऐसा निवेश है जिससे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। भारत के प्रत्यक्ष निवेशी, ये एक ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित है। ऋण समाशोधन का कोई संबंध नहीं है इससे। ये विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाला निवेश है। एफआईआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किए जाने वाला निवेश है एफडीआई। ये भी हो सकता है, तो इसमें बी और डी में कंफ्यूज है, पर बी ज़्यादा सही है। तो बी आंसर, ऋण सर्जित ना करने वाला। इससे किसी प्रकार का ऋण सर्जित नहीं होता, ये ठीक है, प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। और विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिभूति, ये केवल जरूरी नहीं है सरकारी प्रतिभूतियों में हो, ये निजी में भी होता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी 51 का बी राइट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। वर्तमान भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। निर्यात जो है गलत है, ये तो सीधी सी बात है। हमारा आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है। भारत के लोहा इस्पात रसायन और उर्वरक मशीनों के आयात में होने वाले वर्षों में कमी आई है। आयात में कोई कमी नहीं आई है। भारत की सेवाओं के निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। सेवाओं का निर्यात होता है कि आपको पता है, हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सेवाएं जो होती है वो हमारी निर्यात होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तीसरा नंबर राइट है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है, ये भी राइट है। चालू खाते का घाटा कई बार होता है। चालू खाते का घाटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला घाटा। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है, तो ये भी ठीक है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, ये भी राइट है। निर्यात जो है, निर्यात है माल के आयात से कम है, तो निर्यात कम ही होता है, आयात ज़्यादा होता है, सही बात है। तो ये केवल ये है कि हाल के वर्षों में कमी नहीं आई, ये गलत है। दूसरा पॉइंट, पहला तीसरा और चौथा राइट है, तो हमारे ये ऑप्शन मिलता है पहला तीसरा चौथा, डी 52 का डी। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, अभी हाल ही में कुछ खबरें आई थी कि जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है हमारा, उसकी कीमत जो है बहुत नीचे चली गई है, 0 हो गई है। तो वो जो संबंधित था वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से है। अखबारों में टीवी में खूब चला ये, तो ये किससे था, कच्चे तेल से संबंधित था। यदि ध्यान से, इसलिए हम कहते हैं बच्चों को कि भाई न्यूज़पेपर जो होते हैं वो डेली पढ़ें, और न्यूज़पेपर में जो खबरें आती है उसका एक नोट्स बनाएं और उस नोट्स को अपनी कॉपी में तैयार करें। और कई बार उस नोट्स में या उस अखबार में उसकी पूरी डिटेल आती है, कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा वर्तमान में ऐसी गतिविधि होने का, भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा, बड़ी डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से अखबार में दिया जाता है। तो उस अखबार की कटिंग को रखें, या कटिंग को नहीं रखना चाहे तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर रखें, क्योंकि जनरल स्टडीज़ जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों पर डिपेंड करेगी। जनसंख्या पढ़िए, जो लोकल न्यूज़पेपर आता है वो पढ़िए। इसके अलावा जो मैगजीन्स आती है, प्रतियोगिता दर्पण होती है, क्रोनोलॉजी होती है, कुरुक्षेत्र है, और योजना आती है इकोनॉमिक्स में। तो इस प्रकार की जो मौका मिले कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हैं उसको पढ़ें। कॉलेज में ये सारी चीज़ें आती हैं आपके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। 54, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गैर वित्तीय ऋण सम्मिलित है।
तो गैर वित्तीय ऋण जो होगा वो होगा हमारा परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट बकाया राशि, राजकोषीय बिल। देखने में तो सभी फाइनेंस से रिलेटेड लग रहे हैं, गैर वित्तीय कह रहे हैं, गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। तो ये जो है वो घर से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि आपको चुकानी पड़ेगी। राजकोषीय जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये फाइनेंशियल होते हैं। तो इसमें गैर वित्तीय ऋण जो होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो केवल एक आना चाहिए, ए, केवल एक, 54 का ए। भारत के क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति को। तो क्या होता है, IAEA जो होती है वो सुरक्षा उपाय के अधीन रखे जाएंगे कुछ रिएक्टर, उनको किया जाएगा जो आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का, इसलिए इनको अलग अलग जगह रखा जाता है। ठीक है, जो आयातित यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं उसको उसके अधीन ही रखा जाएगा। अब आगे फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है हमारे पास। व्यापार संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, कौन से सही है। सही का चुनाव करना है हमें। विदेशी निवेशक द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होता है। परिमाणात्मक जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाए। इसको एक बार मैं 56 को इंग्लिश में देखता हूँ। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड, तो निषेध में हो गया प्रोहिबिटेड। तो आप इधर आ जाइए, परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, प्रोहिबिटेड निषिद्ध होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। हमारे विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधन निषिद्ध होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। निवेश उपाय नहीं करता है। हम ट्रिम्स की बात करते हैं, पहले ट्रिम्स क्या क्या करता है। व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिलेटेड क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट WTO के होते हैं, ट्रिप्स होता है, ट्रिम्स होता है। तो ट्रिम्स में अंदर होता है तो कि विदेशी कंपनी देशी कंपनी के समान नियम और व्यवहार होगा। तो जो मतलब भारत विदेशी कंपनी यदि कोई भारत में आती है तो उस पर भी वही नियम लागू होंगे जो भारतीय कंपनी पर लागू होते हैं। जो सुविधाएं भारतीय कंपनी को मिलती है वही सुविधाएं विदेशी कंपनी को दी जानी चाहिए जिस देश में वो लगाती है कोई भी विदेशी कंपनी अपना प्लांट या उद्योग धंधा शुरू करती है। दूसरा होता है कि रॉ मटेरियल अपने देश का यूज की, मतलब जैसे भारत है तो भारत में जो रॉ मटेरियल मिलता है या कच्चा माल है या लेबर है उसको यूज करने के लिए दबाव नहीं बनाएगी विदेशी कंपनी पर। और तीसरा, कोई भी परिमाणात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएगी। तो परिमाणात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो ये राइट हो गया। निवेश उपाय नहीं करती है किसी प्रकार का, विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, ये विदेशी निवेश को नियमन भी नहीं करना। तो पहला आंसर है इसका 1, कौन से सही है, विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो ये राइट हो गया कि उसके नियमन से संबंधित तो नहीं है ना। विदेशी यदि ये कहता है विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित है तो ये गलत हो जाता है, विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, ये राइट हो गया क्योंकि उसका नियमन नहीं करता है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो गया। इसलिए देखिए इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, स्टेटमेंट राइट है, चीज गलत लिखी है पर स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग राइट हो जाता है। तो हमारा हो जाता है 1 और 3 ऑप्शन में मिल रहा है सी, 56 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ क्या क्या नहीं करेगा और सही उत्तर का चुनाव करना है, तो बड़ा ही टेक्निकल चीज आ जाती है, कई बार समझने में हेरफेर हो जाता है। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, प्रसारवादी मतलब जो अर्थव्यवस्था, मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था की तरफ हो जाए, प्रसारवादी एक्सपांशनरी, तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर, जैसे कि हम पढ़ते हैं CRR, SLR, बैंक रेट, तो SLR को वो घटा देगा जिससे कि मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा हो जाएगा प्रसारवादी। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, इसको बढ़ा देगा तो भाई ऋण तो महंगा हो जाएगा ना, तो ये संभव नहीं है। बैंक दर को घटाया जाएगा
बैंक दर को घटाएगा तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, रेपो दर को भी घटाएगा जिससे उन्हें सस्ता ऋण मिले व्यापारिक बैंकों को। तो दूसरा नंबर जो है वो गलत है। क्या नहीं करेगा, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, केवल दूसरा नंबर है ये नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो गया केवल 2, 57 का बी। नेक्स्ट देखिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा ही लंबा पेपर हो गया, 30 मिनट का एक और पेपर हो गया। तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है इन कथनों पर और ढूंढना है कौन सा सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इससे कमी आई है। तो ये सही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, राइट है बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, राइट है। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार वृद्धि दर में कमी आई है, ये भी राइट है। तो मेरे को मिलता है 2, 3, 4। 2, 3, 4 मुझे इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 और 4 तो मिल ही रहा है और एक तो मेरा बिल्कुल बता रॉन्ग है। तो इसमें एक बार वापस पढ़ते हैं। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। कार्यबल में नहीं हुई है, तो ये दूसरा नंबर रॉन्ग हो गया। 3 और 4 मेरा राइट है, बी 58 का बी आंसर है। 59 का देखिए 59। कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन साख परिधान के संदर्भ में जिला केंद्रीय DCCB जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स अनुसूचित वाणिज्य बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण तुलना में अधिक ऋण देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक ज्यादा ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा है DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों की निधि को उपलब्ध करना। ये भी राइट है, ये भी राइट है। इसका आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों, सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या होता है, PSES होती है प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो PSES को ऋण मिलता है, PSES विलेज वालों को ऋण देता है, तो उनको, और इसको ऋण मिलता है डिस्ट्रिक्ट DCCB से, और DCCB को ऋण मिलता है स्टेट की जो CB होती है ना, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो वो डिस्ट्रिक्ट तो ये डिस्ट्रिक्ट को मिलता है स्टेट वाली, स्टेट केंद्रीय सहकारी बैंक से, SCCB से, और SCCB इसको मिलता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, नाबार्ड से। तो ये क्रम है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कृषि वाले में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, उसका आंसर सी है। और भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। अब इतना बड़ा सवाल है, यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित करता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने वाले में उसकी लागत, ठीक है। साइबर बीमा क्या क्या देता है, यदि ये प्रमाणित हो जाता है किसी शरारती तत्व अथवा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंच गया है, ना तो नए कंप्यूटर की लागत, ये भी ठीक नहीं, किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान, ये नहीं मिलेगा। इसको आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाओं, राइट है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यूनतम बचाव करने वाली लागत। तो 1, 3, 4 बी का आंसर हो गया 1, 3, 4, ठीक है, 60 हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अरे 61 में भारत में जिन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है,
भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश, तो सार्वजनिक निवेश जो होगा वो सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। क्या ये सार्वजनिक निवेश है? नहीं, सार्वजनिक निवेश नहीं होगा। प्राथमिक कृषि समितियों कंप्यूटर का ये राइट है। सामाजिक पूंजी विकास में राइट है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश नहीं होगा ये चौथा नंबर नहीं होगा है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ये भी नहीं होगा। और सरकार द्वारा शीतोगार की सुविधाओं को स्थापित करना, सार्वजनिक निवेश सबको लिए हो सकता है, ठीक है। 1 2 6 1 2 3 3 6 1 2 3 6 1 3 6 1 2 3 4 5 1 3 4। प्राथमिक कृषि संविधान समितियों, 2 तो है इसमें भी है 2 3 6, एक तो मेरा गलत हो ही गया था। 2 3 6 राइट आंसर है 2 3 6, सी का आंसर राइट है 61 का सी। देखिए इंटरेस्ट ब्याज व्याप्ति अनुपात पद, क्वेश्चन नंबर 62 है। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से तात्पर्य ये होता है कि एक कंपनी कितना इंटरेस्ट चुका रही है और उसकी इनकम कितनी हुई है। तो ब्याज चुकाने की स्थिति को हम कहते हैं ब्याज व्याप्ति अनुपात। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी स्थिति अच्छी होगी। ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, राइट है बिल्कुल। ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है आने वाले जोखिम का मूल्यांकन में मदद करता है। ये भी राइट है। उधार लेने वाली फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगी रॉन्ग है, उतनी खराब होती है, भी हमने डिस्कस कराई है। तो केवल 1 और 2 आंसर इज बी ए 62 का ए। 62 का ए आ गया। 63 क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 63, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में कौन से कारक नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? चावल के मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावित कर रहा था, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकी सब्सिडीज। तो ये चारों चीजों में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रखा था, आंसर इज डी। पिछले दशक में भारत, क्वेश्चन नंबर 64, पिछले दशक में भारत के श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और श्रीलंका के व्यापार में सतत वृद्धि हुई है। श्रीलंका के साथ जो डेटा हमने देखा उसमें हमको लगता है कि नीचे गिरावट आई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला व्यापार कपड़े और कपड़े से बनी चीज का व्यापार फर्मों का राइट। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। और नहीं, गलत। तो इस प्रकार से आंसर होता हमारा केवल 2, आंसर इज बी 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित के समूह के सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो जितने भी ग्रुप होते हैं, G20 होता है या G7 होता है या WTO है या अन्य प्रकार के जो भी ग्रुप बने हुए हैं जो कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उन सब के नाम हमें याद होने चाहिए। तो इसका 65 आंसर ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, टर्की। क्वेश्चन नंबर 66, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर निम्नलिखित में किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाए? किसान क्रेडिट कार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए और सभी पॉइंट अच्छी तरह याद करने चाहिए। अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध करते हैं, किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? तो पूंजी परिसंपत्तियों के रखरखाव है, तो कार्यशील पूंजी के लिए राइट है भाई, ठीक है। कार्यशील पूंजी तो होती है, किसान खेती करता है तो खेती के लिए। तो फार्म परिसंपत्ति जो होती है उसका रखरखाव होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में इतना पैसा नहीं मिलता कि वो इतनी भारी भारी मशीनें खरीद सके, कंबाइन कटिंग मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, तो ये गलत हो जाता है। फार्म परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए राइट हो जाता है, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी राइट हो जाता है। परिवार के घर निर्माण तथा गांव में शीतागार, इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो घर बना ले या गांव में शीतागार सुविधा। तो आंसर है 3 और 4, 3 4 और 1, 1 3 और 4 हमको यहाँ मिल गया, आंसर इज बी
66 का बी। नेक्स्ट है 67, खाद्य वस्तु में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक WTI में दिए गए भार से अधिक है। तो ये राइट है, क्योंकि CPI में ज़्यादा वेटेज होता है खाद्य वस्तुओं का बजाय WPI के, क्योंकि खाद्य वस्तुओं में लगभग और WPI में इसका पूरा डेटा है, आपको पूरा मूल्य सूचकांक को पढ़ना, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हो सकेगा तो उसका एक वीडियो में बना के डालूंगा पूरा डिटेल्ड में। मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तु होता है, वो सॉरी CPI होता है, WPI होता है, फिर WPI में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका वेटेज कैसे निर्धारित होता है, और CPI में क्या क्या चीज़ होती है जिसका वेटेज क्या क्या निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से तो खाद्य वस्तुओं का जो भार होता है वो CPI में ज़्यादा होता है, ये राइट है। लगभग 45% होता है, और इसमें 25 या 24% कुछ होता है WPI में। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पड़ता, जैसा कि CPI करता है। ये भी राइट है, WPI में सेवाएं नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों का निर्धारण परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ये गलत है, CPI को अपनाया है। ठीक है, RBI द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेथड बनाया है 2016-17 से, जिसमें कि 4 प्लस माइनस होता है, यानी 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, और उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापते हैं, जिसमें कि ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से होता है। तो 1 और 2 आंसर, ए इज द राइट आंसर। 68, ज्योग्राफी के सवाल भी शुरू हो गया ना। निम्नलिखित में युग्म विचार कीजिए, मेकोंग अंडमान सागर। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, सी का 3 और 4 हो गया। 68 का आंसर वोल्गा कैस्पियन सागर है, जम्बेजी हिंद महासागर है। बाकी ये दोनों गलत हैं, मेकोंग अंडमान सागर में नहीं है और थेम्स आयरिश सागर में नहीं है, जाकर मिलती है यहाँ, ऐसा संभव नहीं है। तो 68 के क्वेश्चंस हो गए। 69, कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि जो एक मिनिमम राशि दी जाती है कृषकों को कि उनकी फसल की भाई मार्केट में नहीं बिकेगी, तो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार उससे ले लेगी। तो MSP जो होता है वो निर्धारित किया जाता है, कॉस्ट का 50% होता है। और ये जो A2 प्लस FL कॉस्ट को हम कैसे मापते हैं, A2 प्लस FL, जो कि डिटेल में अभी समझाना मुश्किल है। तो सभी अनाजों, दालों और तिलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण पर खरीद के किसी भी राज्य केंद्र शासित यूटी में असीमित होता है। नहीं, गलत है। अनाजों एवं दालों को MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। गलत है ये भी। तो इसका ना तो एक ही ना तो 2, 69 का डी। 70 का देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, राइट है। अल्पकालीन होते हैं, वचन पत्र होते हैं। जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निर्गम को निगत किए जाने वाला दीर्घकालीन गलत है, ये रॉन्ग है। दीर्घकालीन नहीं होता सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर दोनों अल्पकालीन होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपको सारी याद करनी पड़ेगी। दूसरा होता है दीर्घावधि या मांग मुद्रा कहते हैं इसको। कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्तीय है। मांग मनी, कॉल मनी जो है राइट है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारी बैंकों द्वारा निर्गम को निर्गत किए जाना ब्याज सहित अल्पकालीन। भाई यहाँ 0 कह रहा है तो ब्याज सहित कैसे हो सकता है, और अल्पकालीन बॉन्ड कह रहे हैं तो अल्पकालीन नहीं, ये दीर्घकालीन बॉन्ड होता है। कॉल मनी, नोटिस मनी जो होता है वो 1 दिन के लिए होता है, या 14 दिन से भी हो सकता है। 14 दिन से एक अल्पकालीन जो समय होता है वो 14 से 1 दिन का होता है। और 0 कूपन बॉन्ड जो होता है वो 1 वर्ष से ज़्यादा होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो 1 वर्ष से ज़्यादा होता है, अल्पकालीन नहीं हो सकता ये। तो ये गलत हो रहा है हमारा। और इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होता है केवल 1 और 3 होता है। 1 और 3 सी इज द राइट आंसर। 71, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो परिवारक, श्रमण, उपासक, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहले ही बात हुई थी कि आप तभी कर पाएंगे जब ये आपको पढ़े में होंगे। परिवारक, परित्यागी, भ्रमणकारी राइट है। और उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी।
तो एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इवन यूपीएससी के साथ साथ एसएससी की भी, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं। बैंक में खैर नहीं पूछा जाता इतना, जब बैंकों में जनरल स्टडीज़ के सवाल आते हैं जो लास्ट की साल भर की या 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण भी आप पढ़ लोगे तो जनरल स्टडीज उसका तैयार हो जाता है। और एसएससी में और यूपीएससी में सवाल में ये सब आते हैं। श्रमण गलत है, तो 1 और 3 हमारा आंसर राइट है। बी इज द राइट आंसर 71 का। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आप देखोगे तो पहले भी 1-2 बार सवाल आ चुके हैं। तो हाथियों के संदर्भ में हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, ये राइट है। और हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 महीने तक हो सकती है। ये अभी जो हाल ही में केरल में घटना घटी थी, हो सकता है उसी को देखते हुए इन्होंने लिया हो इस प्रश्न को, हाथियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो कोई भी घटना घटित होती है तो उससे संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन कर लें हम। सामान्य हाथी की 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ये गलत है। और चौथा भी राज्य में केरल में सबसे है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका बनता है केवल 1 और 2, 3 और 4 गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी जो जितने भी हमारे अभ्यारण्य होते हैं इनके बारे में पढ़ें, और जितने भी संरक्षित क्षेत्र है जो बेसिन है उनके बारे में पढ़ें जो ज्योग्राफी में आते हैं। तो जो कावेरी बेसिन में आता है वो 1, 3, 4 सी का 1, 3, 4, एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आकर्षित और वायनाड चरने हुआ। तो कावेरी बेसिन का ये सवाल पूछा तो हो सकता है अगली बार कुछ दूसरा सवाल पूछ ले घुमा के, इसलिए इनका अध्ययन करना जरूरी है। 74 है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बार्बेट, जिग्रे, चिंड, मिनवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? तो ये पक्षी है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में पक्षी है ये। दूसरा है भारतीय अनुपमृगम, भारतसिंगा की किस उपजाति से पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास पक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि मैंने एक दूसरा सवाल आ गया राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, तो आपको ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पढ़ने चाहिए। इस्पात स्लैब निम्नलिखित में किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैब आधार सड़क निर्माण के लिए, कृषि मृदा सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो इस्पात स्लैब वैसे तीनों के लिए होता है। 1, 2, 3, 76 का डी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक वांछनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं? तो फिर से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आगे सवाल। तो जैसा कि मैंने कहा इनका डिटेल स्टडी आवश्यक है। डी केवल 1 और 2, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। ग्रामीण सड़क 78 क्वेश्चन, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने और कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम सिलिक, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट, पोर्टलैंड सीमेंट। केवल 1 और 2, ताम स्लैग और शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। जो ये नए इनोवेशंस आते हैं तो अखबार में आता रहता है, आप उनको पढ़े हैं तो अखबार को मैंने पढ़ा था, महत्वपूर्ण है। और जियो टेक्सटाइल भी यूज होता है, इससे भी जो सामग्री निकलती है उसको यूज है। 1, 2, 3 आंसर इज ए। तो हमारा आंसर हो गया 78 का ए। नेक्स्ट 78 का ए हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 79 में थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। कोयले की राख में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, राइट है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र, ये सब साइंस के क्वेश्चन है, जो साइंस का एनसीईआरटी का आप 6, 7, 8, 9, 10 तक का भी पढ़ लोगे तो सफिशियंट है। तो ये 10 तक की जो साइंस होती है एनसीईआरटी की उसका अध्ययन कर लें आप। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उत्सर्जित करते हैं, राइट है। और भारत में कोयले की राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, राइट है। तो आंसर 1, 2, 3 डी का आंसर 79 का आंसर डी। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार इसमें कौन सा सही चुनना है? बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त, राइट है। सेकंड भी राइट है और थर्ड भी राइट है। तो इस प्रकार से 80 का आंसर होता है 1, 2, 3। नेक्स्ट 81, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम
तो आप ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को भी एक बार पढ़ लें 1972, क्योंकि इस बार इसका ये प्रश्न है तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी पौधे की विशिष्ट जाति को अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है यदि वो 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कंदूरा चौल किसके लिए विख्यात है? तो हिस्ट्री में तो फिर वही बात, तो इससे संबंधित पहले भी कुछ सवाल पूछे गए थे पहले के आईएएस के पेपर में, तो वही है, मैंने कहा घुमा फिरा के कुछ ना कुछ दूसरी चीजें पूछ ली जाती है। 82 का ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का क्या लाभ है? जीरो टिलेज का क्या लाभ है? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, राइट। इसमें क्या होता है, कुछ चावल के नए पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान नए बीजों के नम पौधे में सीधा रोपण संभव है, राइट। और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, राइट। तो तीनों आंसर राइट है, तो 83 का डी। क्वेश्चन नंबर 84, जैव ईंधन को राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो कच्चे माल के लिए जैव ईंधन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कसावा चाहिए, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने चाहिए, मूंगफली के बीज चाहिए और चुकंदर चाहिए। कुल्थी और सड़ा आलू इसका प्रयोग नहीं होता है। 1 2 3 6। कसावा 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6। 3 मूंगफली के बीज नहीं होते हैं शायद, मूंगफली के बीज गलत हैं और हॉर्स ग्राम गलत है। सड़ा आलू यूज होता है, ये राइट है। तो कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर 3 और 4 नंबर यूज नहीं होता है, तो आंसर हो गया ए, 84 का ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है? कार्बन के सामाजिक मूल्य की बात करते हैं तो इसका आंसर होता है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालीन क्षति। तो ये क्या होता है, सामाजिक जितने भी व्यवस्था करके जो कंपनी होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये लोग इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, क्योंकि समाज को नुकसान भी तो इन्होंने पहुंचाया कि उत्पादन करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकली उससे समाज को नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से कार्बन क्रेडिट भी एक मेथोडोलॉजी होती है। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है कि कहीं भी विश्व में दुनिया में कहीं भी ये लोग कार्बन में कमी करते हैं तो उसके कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, तो वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, तो इसका आंसर ए होगा, 85 का ए। 86 में आए, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, ये राइट है। कुल दाल के उत्पादन का लगभग भाग केवल मूंग का होता है, ये गलत है, मूंग तो नहीं होता है, इसमें चना और अरहर हो सकता है। चने की दाल बहुत सस्ती होती है तो आधा भाग चना होता है। पिछले 3 दशकों में क्या खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहाँ रबी की दालों का उत्पादन घटा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर ए है, तो ए आंसर आ गया 86 का ए। दूसरा है 87 का, ये फसल के बारे में बताया, फसल उपोषण प्रकृति की है, कठोर पाला हानिकारक है, विश्व के लिए कम से कम 210 पाला रहित 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुअपवित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है उसे खेती के लिए आदर्श रूप। कौन सी खेती है ये? कपास की होती है, जूट की होती है, गन्ने की होती है, चाय की होती है, तो ये कपास की खेती होती है। ये एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में मिल जाएगा आपको। तो आप मैंने कहा ज्योग्राफी साइंस जो 12th तक 10th-12th तक पढ़ लीजिए आप, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है 88 सौर पंप जल को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप को चलाने के लिए हो सकता है, बिल्कुल पंपों के लिए नहीं है, निमंजनी पंपों के लिए नहीं है, तो ये गलत है। ये हो सकता है उसके लिए भी, नई जो सौर ऊर्जा नीति आई है उसमें सब सुविधा दी गई है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, 88 का डी। नेक्स्ट है 89 भारत में गन्ने की खेती के वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गन्ने की खेती के लिए वर्तमान प्रवृत्तियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है।
जब बर्ड चिप्स स्टेलिंग्स, इसका आंसर में पूरा डिटेल में तो कुछ कंफ्यूजन रहता है, पर इसका सिंगल आंसर केवल 1 और 2 89 का एक। जब बर्ड चिप्स सेटलिंग की नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि प्रतिरूपित किया तब बीज सामग्री बड़ी बचत होती है। राइट है, ये बीज सामग्री की बचत होगी नहीं जब उसकी बर्ड चिप्स से कर दिया तो। फिर जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कली का सिंगल बुडेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये गलत बताया है, सही भी होना चाहिए क्योंकि इसमें केवल 1 और 4 गलत है। वैसे खराब मौसम की दशा में ठीक है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट करते हैं 90 नंबर का सवाल। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस किन पद्धतियों में पर्यटन अनुकूली कृषि माना जाता है? तो इसका आंसर है फसल विविधीकरण सही है, शिंबे आदि के सही है, टेंसियोमीटर का प्रयोग सही है, और ऊर्ध्वाधर कृषि सही है। 1 2 3 4, 90 का 4। नेक्स्ट आइए कृषि में फर्टिगेशन के ख्याल। अब कृषि के काफी सारे सवाल आए हैं तो कृषि को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, कृषि के टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। फर्टिलाइजेशन में, जिसमें इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन संबंधित चीज होगी। कृषि में फर्टिगेशन होता है जो रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक की सफलता का अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बड़ी मात्रा में सुलभ किया जाता है, गलत हो सकता है, ये वाला डाउटफुल है। रासायनिक प्रतियों का शिक्षण कभी संभव है, ठीक है। तो 1 3 4 इसका उत्तर हो गया। 1 3 4 सही है, इसका 91 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मेजर मिनरल माइनर मिनरल पूछ रहे हैं। मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स जिसमें कि क्या है 2 3 4 क्रोमाइट, काइनाइट और सिल्यूमिनाइट मेजर मिनरल है। बेंटोनाइट जो है वो माइनर मिनरल है। तो इसका आंसर हो गया डी, 92 का डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। महासागर औसत तापमान ओशन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? OMT को ओशन मीन टेम्परेचर, ओशन मीन टेम्परेचर हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ओशन मीन टेम्परेचर हम इसलिए निकाला जाते हैं क्योंकि जब वर्षा होती है, वर्षा कितनी होगी कितनी मात्रा में होगी, इसको जानकारी के लिए हम ओशन मीन टेम्परेचर निकालते हैं। IIT मद्रास का रिसर्च है। इसमें कहता है OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, सही है, ठीक है। समताप रेखा, इसोथर्म रेखा 2 जनवरी मार्च तक माप जाता है, क्योंकि जून जुलाई के अगस्त के आसपास मई जून में बारिश हो रही थी। दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, जो ये निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या ज्यादा होगी। मतलब मानसून वर्षा के बारे में मापने के लिए करता है, ये राइट है। जनवरी से मार्च में होता है, ये भी राइट है। पर ये जो 129 मीटर है ये थोड़ा डाउटफुल है। ये 100 से 150 मीटर के आसपास होता है, तो हमारा 1 गलत हो जाता है, सेकंड सही हो जाता है। तो केवल 2 का आंसर होना चाहिए। 93 का बी, 94 का ये। भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ये राइट है कि रॉन्ग है, ये विचार करने, कथनों पर विचार करने वाले प्रश्न बहुत आए हैं, देखिए आप। तो खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, रॉन्ग है। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये राइट है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल और वो कच्चा माल है तेल शोधन कारखानों का, ये राइट है। तो इसका आंसर हो गया केवल 2 और 3, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मरु उद्यान 2 जिलों में विस्तृत है। 2 जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है मरु राष्ट्रीय उद्यान। फिर से उद्यान का प्रश्न आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न आया है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये गलत हो जाता है, लोग बाग तो रहते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में से एक है, राइट है, उसके लिए फेमस है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 2 गलत है तो केवल 1 और 3 सही है, सी इसका आंसर हो गया 95 का सी। नेक्स्ट है 96। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। ये देखिए डायग्राम में, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है इधर, और नुब्रा घाटी इसकी इस एरिया में है। यहाँ देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ लिखा हुआ है।
सियाचिन ग्लेशियर बड़ा हो गया, चलो 1 मिनट। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी किसके उत्तर में, सियाचिन ग्लेशियर उसके उत्तर में, अक्साई चीन इधर है। तो अक्साई चीन के पूर्व में बताया, तो अक्साई चीन पूर्व में ना होकर अक्साई चीन इधर है इसके सियाचिन हिमनद के। तो हमका नुब्रा घाटी संबंधित गलत हो गया। नुब्रा घाटी इज द राइट आंसर। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर। 96 का आंसर हो गया नुब्रा घाटी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये ठीक है, एक सवाल है कि इसमें कौन कौन से मिलान है, सही कौन से हैं वो देखना है। तो हमारा भीलसा मध्य प्रदेश राइट है, और गिरिनगर गुजरात राइट है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है। स्थानेश्वर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हमारा 1 और 3 सही होता है। तो आंसर इज ए, 97 का ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है CWGA से संबंधित है, तो केवल 2 और 3 है। 98 का आंसर बी है। नेक्स्ट है जेट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में, तो ये गलत है। केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, दोनों गोलार्ध में होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, ये राइट है। और चक्रवात के अक्षर अंदर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ये गलत है। उससे ज़्यादा होता है, तो केवल 2 राइट है। तो 99 का सी। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन सा होता है? नागार्जुन श्रीशैलम होता है। ये फिर से उद्यान से संबंधित बातें आ गई। तो क्रांतिक बाघ आवास से संबंधित है, तो 100 का आंसर सी। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास किया है हमने यूपीएससी के 2020 का जनरल स्टडीज के पेपर सॉल्व करने का। तो आप यही है कि आप इसके पेपर को, पैटर्न को समझें, देखें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादातर कथन के सवाल देखे हमने, कुछ सवाल डायरेक्ट भी थे, कुछ सवाल घुमा फिरा के भी दिए हुए थे। तो हमें चाहिए कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा है ये। तो डीप स्टडी होना अति आवश्यक है, और इसकी स्ट्रेटेजी बनाइए। NCERT की बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए। और इन जो लास्ट ईयर की केवल एक ही नहीं, 10-15 पेपर्स को स्टडी कीजिए। चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, हर प्रकार की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप पुराने पेपर्स को जरूर स्टडी करें। उनमें सवाल का पैटर्न आपको मिलता है, टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जब आप 8 से 10 प्रश्न पत्र पढ़ेंगे पिछले वर्षों के, तो आपको पता लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनसे हर साल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सवाल को दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को करने का उद्देश्य ये था कि आप इसके प्रश्न को बारे में जानें। जिन्होंने परीक्षा दी है वो उत्तर भी मिला सकते हैं। हालांकि उत्तरों की 100% ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता जो है वो यूपीएससी की आने के बाद ही होगी। इसमें से हो सकता है 1-2 सवाल गलत हो जाएं। और इन प्रश्नों को उत्तर को तैयार करने में मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस भी देखे, उनसे संबंधित तथ्य भी देखे। उसके बाद और कुछ मैंने इंटरनेट से सर्च किया। तो ऐसे कई जगह से मैंने मैटर इकट्ठा करके इस पेपर्स के आंसर को निकाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे जो हमारे महाविद्यालय विद्यार्थियों ने बहुत भी कुछ सीखने को मिला होगा। और भविष्य में मैं इसी प्रकार से यूपीएससी के या नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बताऊँगा, और डिटेल में, ताकि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी स्पेशल पेपर के बारे में, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।